नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। आज के अंक की शुरुआत एक किस्से के साथ। साल 1971 3 दिसंबर भारत और पाकिस्तान के युद्ध की शुरुआत हुई। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, यानी 5 दिसंबर को भारत के जो नौसेना थी, भारत की नेवी ने कराची बंदरगाह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इससे पाकिस्तान में बौखलाहट शुरू हो गई और बौखलाहट में पाकिस्तान ने यह तय किया कि वो भारत के उस समय के सबसे बड़े पानी के जहाज युद्धवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को तबाह करेगा। पाकिस्तान के इस निर्णय के बाद उसने इसकी जिम्मेदारी अपने सबसे महत्वपूर्ण सबमरीन यानी पनडुब्बी जो पीएनएस गाजी थी उसको सौंपा। पीएनएस गाजी को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता था। वो पानी के अंदर इस तरीके से चलती थी कि उसमें जरा सी भी हलचल या आवाज नहीं होती थी। ये अमेरिका में बना हुआ था और अमेरिका से पाकिस्तान ने खरीदा था। ये अमेरिका निर्मित पनडुब्बी थी। ये माना जाता था कि पीएनएस गाजी को तबाह करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में जब पाकिस्तान ने आईएनएस विक्रांत को तबाह करने की जिम्मेदारी पीएनएस गाजी को सौंपी तो भारतीय सेना के सामने भी आईएनएस विक्रांत को बचाने की चुनौती और संकट दोनों खड़े हो गए। उस समय बंगाल की खाड़ी में आईएनएस विक्रांत बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। वो जो पूरा पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश हो चुका है उसको जो बचाए रखने में सबसे बड़ा रोल उस समय आईएनएस विक्रांत का था। चूंकि वो लंबाई और चौड़ाई में बेहद बड़ा था तो जितना भी पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना थी उस तक जो भी मदद पहुंचती थी उसको रोकने का सबसे बड़ा माध्यम जो था वो आईएनएस विक्रांत ही था। और इसीलिए बौखलाहट में पाकिस्तान ने उसे खत्म करने का निर्णय लिया था। बहरहाल जब भारतीय सेना तक ये बात पहुंची तो भारतीय सेना ने आईएनएस विक्रांत को बचाना तय किया। इसके लिए जो पीएनएस गाजी को मारने की क्षमता वाला भारत के पास जो हथियार था वो था आईएनएस राजपूत। और आईएनएस राजपूत उस वक्त विशाखापट्टनम में रिपेयरिंग में चल रहा था। उसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी जिसकी मरम्मत वहां पर हो रही थी। ऐसे में उसे आगे भी नहीं बढ़ाया जा सकता था जिससे पीएनएस गाजी पर अटैक किया जा सके। फिर भारतीय सेना ने, नेवी ने यह तय किया कि पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम लाया जाएगा। हालांकि उस परिस्थिति में यह कार्य बेहद दुरूह था कि पीएनएस गाजी आखिर विशाखापट्टनम आएगा ही क्यों। इसमें भारत की इंटेलिजेंस और भारतीय सेना ने बेहद चतुराई भरा कदम उठाया। उन्होंने पाकिस्तानी जासूसों तक किसी तरीके से खबर पहुंचवाई कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में खड़ा है। चूंकि आईएनएस विक्रांत के और उसी हिसाब से उन्होंने वहां माहौल बनाया। तमाम मछुआरों से लेकर के और लोकल लोगों तक की खबर फैलवा दी कि यहां बहुत बड़ा जहाज आ रहा है जिसका नाम आईएनएस विक्रांत है। इससे जो पीएनएस गाजी था या पाकिस्तान की जो सरकार थी वहां तक जब ये खबर पहुंची तो पीएनएस गाजी का रुख विशाखापट्टनम की तरफ मोड़ दिया गया। पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम में जाकर कोई नुकसान कर पाता उससे पहले ही भारत की खराब पड़ी हुई आईएनएस राजपूत ने उसे तबाह कर दिया। यह किस्सा था 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान का, जब भारत के एक खराब जहाज ने पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण साइलेंट किलर कहे जाने वाले पीएनएस गाजी को मार गिराया था। दरअसल ये किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि अभी बीते शुक्रवार यानी 2 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत को एक बार फिर से भारतीय नौसेना को सौंपा है। केरल के कोच्चि में एक बड़ा समारोह हुआ जिसमें आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया गया है। ये जो विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत, ये अब नए रूप में सामने आया है। चूंकि 1997 में भारतीय नौसेना ने इसे अपने बेड़े से बाहर कर दिया था। फिर उसके बाद एक लंबा समय लगा ये सब तमाम उसको करने में। जो अब इसमें खासियत क्या है, इसमें बदलाव क्या किए गए, इसमें ये अब तक का सबसे बड़ा युद्धवाहक पोत है जो पूरी तरीके से स्वदेश में बना है। पानी में ये चलता फिरता किला है। एक तरीके से देखा जाए तो इसका जो लंबाई है इसकी वो लगभग 2 बड़े फुटबॉल मैदानों से भी बड़ी है। करीब करीब 53 एकड़ में फैला हुआ है ये। 2 सितंबर को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल आईएनएस विक्रांत
सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज है जो समुद्र में एयरबेस की तरीके से काम करता है। इसमें विमानों के उड़ान भरने और उतरने के लिए लंबा चौड़ा डेक बना हुआ होता है, जो असल में रनवे की तरह से ही मजबूत होता है और उसी तरीके से वो काम भी करता है। इसकी जो लंबाई है करीब 262 मीटर ये लंबा है, वहीं 62 मीटर इसकी चौड़ाई है और 59 मीटर करीब करीब इसकी ऊंचाई है, जो बेहद ऊंचा है। ये 2300 के आसपास इसमें लगभग 2300 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इसमें 30 एयरक्राफ्ट इसमें ऑपरेट हो सकते हैं, इतनी इसकी क्षमता है। इसमें मिग 29 के जो लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर शामिल है। 1600 क्रू मेंबरों की इसमें जगह है करीब करीब, और इसके में एक जांच लैब के साथ साथ 16 बेड का अस्पताल भी बना हुआ है। इसमें बेहद अत्याधुनिक किचन बना हुआ है जिसमें करीब करीब 5000 थाली रोज बनाई जा सकती है। इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक सिस्टम और रडार लगे हुए हैं। रडार इसका इतना आधुनिक है जो करीब करीब 500 किलोमीटर तक की दूरी के क्षेत्र में स्कैन करता है। इसकी जो गति है वो 28 समुद्री मील है। इसका जो अधिकतम रेंज है वो 7500 यानी 7500 नॉटिकल मील का है। इसमें जो करीब करीब 13 साल इसे बनाने में लगे। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, फिर 2013 में इसको पहली बार पानी में उतारा गया था। 2020 में इसका बेसिन ट्रायल शुरू हुआ और जुलाई 2022 में जाकर के इसका समुद्री ट्रायल पूरा हुआ, जिसके बाद फिर शिपयार्ड ने इसको सौंप दिया और फिर अब ये भारतीय सेना के बेड़े में ऑफिशियली शामिल हो चुका है। उस समय जब इसकी बनाने की शुरुआत हुई थी तो बाद में उस समय इसकी लागत करीब करीब 3,500 करोड़ के आसपास बताई जा रही थी, फिर जो अब बढ़कर के करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। बीच में जब जो स्टील इसमें लगनी थी उसको रूस से आना था, पर रूस ने जब वो स्टील नहीं दिया था तो फिर वो स्टील भी भारत में बनाया गया। इसमें जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 78% जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है, जो स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल हुए हैं वो भारत में बने हैं और मतलब पूरी तरीके से इसे स्वदेशी निर्मित युद्धवाहक पोत जो है बताया जा रहा है। और 1997 से जो नौसेना के बेड़े से बाहर होने के बाद अब इसकी फिर से नौसेना में वापसी हुई है। इसमें साथ साथ एक और चीज हुई कि इस मौके पर इंडियन नेवी को एक नया ध्वज भी मिला। जो पुराना ध्वज था कहा, जब जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जिक्र भी किया था कि अब जो गुलामी की जो चिन्ह था उससे अब मुक्ति मिल गई है। दरअसल पुराने जो झंडे थे, जो नेवी का पुराना झंडा था उसमें अंग्रेजों के जमाने का जो क्रॉस बना था वो उस झंडे में शामिल था, जो अब हट चुका है। यानी इसी के बाद इस जो गुलामी की निशानी थी उसको हटाया गया है और एक नया ध्वज भी उसको इंडियन नेवी को मिला है। ये मौका बेहद खास था सेना के दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से और भारतवासियों के दृष्टिकोण से। इससे जो तमाम समुद्री सीमा है भारत की, जिसमें अभी हालिया तमाम गतिविधियां, चीन को बार बार देखा जा रहा है कि चीन तमाम गतिविधियां अपनी जगह जगह पर भारत की तरफ बढ़ा रहा है, ऐसे में INS विक्रांत के इस आधुनिक रूप में शामिल होने, नौसेना के बेड़े में शामिल होने को बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जाना चाहिए। भारत की नौसेना इससे कई गुना ज्यादा मजबूत होगी। धन्यवाद।